तो भाई लोग क्या हाल चाल, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अडानी ने सबसे पहले अपने बिजनेस की शुरुआत कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग से की। फिर उसके बाद कोयले की माइनिंग का काम भी शुरू किया और साथ में ही कई बंदरगाहों को भी खरीदा, ताकि अगर बाहर से भी कोई कोयला मंगाना हो तो बहुत ही कम लागत में वो कोयला पड़ जाए। और इस तरह के विस्तार से ये भारत की सबसे बड़ी निजी कोयला खनन कंपनी बन गई। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना पाँव पावर सेक्टर की तरफ भी उतारा और इस एक्सपेंशन के लिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में अपनी एनर्जी और एनर्जी उपकरण को भेजना शुरू किया। और इस बढ़ते एक्सपेंशन की वजह से टोटल एनर्जी ने भी इसके अंदर अपना निवेश किया। और फिर अडानी समूह ने बहुत सारे समझौते और बहुत सारे अधिग्रहण बहुत ही कम और रियायती दरों में किए और धीरे धीरे इसने अपने आप को इंटरनेशनल बाजार के अंदर भी उतारना शुरू किया। उसके बाद फिर अडानी समूह को ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइनिंग भी करना था, जिसकी वजह से इनको वहां से लोन लेना था, लेकिन तभी वहां की सरकार ने इन्हें लोन देने से मना कर दिया और हवाला दे कि इससे ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर प्रदूषण फैल सकता है। और यही नहीं, अडानी समूह ने जाम्बेबी की नदी के अंदर अपना प्रदूषण फैलाने की वाली बात भी छुपाई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार से इनको काफी ज्यादा फटकार पड़ी। तो आखिर अडानी इतना ज्यादा एक्सपेंशन क्यों कर रहा था, तो चलिए आइए सच जानते हैं कि बात क्या है। मोदी सरकार के आने के बाद अडानी ने अपने आप को मोदी का बहुत ही करीबी बताया, जिसकी वजह से इनको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सस्ते दर पे मिलने लगे। और जहां कई बार कॉन्ट्रैक्ट मिलने में दिक्कत आती वहां पर इनकी मोदी मदद करते थे, जिसकी वजह से इन पर कई आरोप भी लगे। और इससे कुछ समय पहले अडानी ने चरवाह वाली जमीन को बहुत ही कम दर पर खरीदा और कुछ समय बाद मोदी द्वारा 6 एयरपोर्टों का अधिग्रहण 50 सालों के लिए दे दिया। तो जब कभी भी मोदी जी इंटरनेशनल यात्राएं करते तो वहां पर अडानी जी के बारे में जरूर बात करते, जहां पर मोदी जी ने छोटे देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में अपना दबाव बनाया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अडानी से ही बिजली खरीदना है। अब इतना ज्यादा एक्सपेंशन और लोन की वजह से क्रेडिट साइड ने अडानी से कहा कि आप इस तरह से अपने निवेशकों को नुकसान करना चाहते हैं क्या। इसके बाद अडानी ने इन पर थोड़ी आउट स्पीच दी, जिसकी वजह से क्रेडिट साइड भी थोड़ी सी नरम पड़ गई। थोड़ी मेरी बात आप समझोगे। इससे पहले अडानी ने अपने स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन करके अपने स्टॉक की प्राइस को भी बढ़ाया था, जिसमें इनका साथ दिया था केतन पारेख ने, जो कि इससे पहले स्टॉक ब्रोकर थे। अब केतन पारेख को तो गिरफ्तार कर लिया गया और अडानी को बैन कर लिया गया। फिर 2010 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजेश अडानी को 80 लाख की कस्टम ड्यूटी चोरी पर गिरफ्तार किया, जिस पर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली ने इसे अपने न्यूज में छापा, जिस पर अडानी ने इनको कानूनी नोटिस भेजकर उस लेख को न्यूज से हटवा लिया। अब एक और द गार्डन रिपोर्ट के अनुसार अडानी अपना सारा पैसा टेक 7 जैसी कंपनी में भेज रही थी, जिसका पता खुफिया एजेंसी ने लगाया, जिसमें अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी भी शामिल थे, जिनकी कंपनी मॉरिशस में स्थित है। अब इतना सब होने के बाद हिंडनबर्ग की इन पर नजर पड़ी, जिसने ये पता लगा कि एकमात्र कोयला की माइनिंग की बोली में इन्होंने हेरफेर किए। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने अकाउंटिंग के अंदर हेरफेर और स्टॉक का मैनिपुलेशन भी किया। और इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयर में हाहाकार मच गया। 2023 की इस रिपोर्ट के बाद इन पर काफी ज्यादा आरोप लगे, जिसका फायदा विपक्ष ने काफी ज्यादा उठाया। और ये बात भी तब सामने आई जब अडानी अपने सबसे बड़ा एफपीओ लाने वाले थे। अब इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद अडानी किस किस का मुंह चुप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने एफपीओ को रद्द कर दिया। और फिर आरबीआई ने इन सभी बैंकों से इस चीज का स्टेटमेंट मांगा। इस रिपोर्ट और न्यूज के बाद क्रेडिट स्विस ने भी अडानी के बॉन्ड को स्वीकार करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अडानी को काफी ज्यादा परेशानी आई। अब इतना सब होने के बाद सेबी के ऊपर उंगली उठी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए कहा, जिस पर सेबी ने 6 महीने का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट लाओ। अब इतना सब होने के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज भी अलर्ट हो गई और इन्होंने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया। और एक के बाद एक खबर ये भी सामने आई कि अडानी ने अपने पैसे को मॉरिशस भेजकर फिर मॉरिशस के बहुत सारे अकाउंटों से अपने ही स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन करवाया, यानी कि अपने ही पैसों से अपने शेयर्स की प्राइस को बढ़वाया। अब इतने सारे अकाउंटों से मैनिपुलेशन करवाने का मतलब था कि इनका नाम डायरेक्टली कहीं से कहीं तक भी ना आए। अब इतना ज्यादा आरोप लगने के बावजूद भी जेक्यू पार्टनर ने अडानी के शेयर के अंदर अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया और एलआईसी के ऊपर भी ये दबाव बनाया गया कि तुम्हें भी अडानी के शेयर को खरीदना है। हालांकि एलआईसी ने दबाव वाली बात को इनकार कर दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि बात असल में क्या है, कि ऐसा एलआईसी क्यों कर रही है। और वहीं जुलाई 2024 को जोमो केन्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अडानी की जो डील हुई थी, उसको भी व्यापक विरोध के बाद कैंसिल करवा दिया गया। और यही नहीं, इस तरह से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जीतना, कोयले को बहुत ही सस्ते दाम में मंगवाना और विकिपीडिया के अंदर उलटफेर, रिश्वतखोरी और इतने सारे केस है कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। और आगे जब इस खबर को भारत की न्यूज एजेंसी एनडीटीवी ने कवर करने की कोशिश की, और ये वही न्यूज एजेंसी है जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बहुत सारा बयान देती है, जिसको भी अडानी ने पैसे देकर खरीद लिया, यानी कि इसके शेयर्स को पूरी तरह से बाय कर लिया, मतलब मेजोरिटी स्टेक खरीदा। और अभी कुछ समय पहले ये ताज़ा खबर आई है, जिसकी अमेरिकी एजेंसी जांच कर रही थी कि अडानी ने $265 मिलियन की रिश्वतखोरी करी है, यानी कि भारत के जो भी गवर्नमेंट अधिकारी थे उनको रिश्वत दी है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए। हालांकि अडानी इन सभी बातों को नकार रहे हैं और कहा कि अमेरिका भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। अब यार, या तो ये सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा या फिर अडानी के शेयर रॉकेट बन जाएंगे।